हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अंकित वर्मा जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अंकित कुमार वर्मा आप लोगों के सामने आज चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होती है, इनकी क्या शक्तियां होती है, सरकार में इनका क्या योगदान होता है, इनका नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलवाता है, इनकी कितनी संख्या हो सकती है, ये कहां से आते हैं, इत्यादि की चर्चा हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री से मिलकर बनी होती है। अब प्रधानमंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। जितने भी मंत्रिपरिषद हैं के सदस्य हैं या जितने भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री हैं, उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय स्तर पे जितने कैबिनेट मंत्री क्या होता है, केंद्रीय स्तर पे जितने भी मंत्रालय होते हैं उनका जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। राज्य मंत्री और उप मंत्री प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सरकार के संबंध में जो भी निर्णय लेते हैं उसमें सहायक की भूमिका निभाते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री। कभी कभी क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री किसी मंत्रालय में अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो केंद्रीय मंत्रालय होता है उसका जो हेड होते हैं, जिसको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, वो किसी कारणवश वो अनुपस्थित होते हैं तो उनका जो स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये हुआ कि कैबिनेट मंत्री उस मंत्रालय में जिस स्वतंत्रता के साथ निर्णय ले रहे थे या कार्य कर रहे थे उसी स्वतंत्रता के साथ राज्य मंत्री उस मंत्रालय में कार्य करेंगे जब तक कैबिनेट मंत्री उस मंत्रालय में अनुपस्थित है। एक बार और हम बता दें, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्रालय जितने भी होते हैं उसके प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री इनका सहायता करते हैं, लेकिन किसी केंद्रीय मंत्रालय का प्रमुख यानी कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। लेकिन उप मंत्री को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उप मंत्री हमेशा जो है सदैव ये सहायक की भूमिका में होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा निकाय है जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलके बना होता है। एक तरह से कहा जाए कि केंद्र सरकार की जो भी शक्तियां होती है वो मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के सुझाव पे ही किए जाते हैं। यानी कि जो मंत्रिमंडल करते हैं वही होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। यानी कि जो मंत्रिमंडल कार्य करते हैं राष्ट्र हित में देश के लिए, वो भले मंत्रिमंडल करता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लेकिन ये राष्ट्रपति के नाम से करता है। अब ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते कहां से हैं। ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, कोई भी
किसी को भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा प्रधानमंत्री के कहने पे और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री को शपथ भी दिलवाते हैं। एक और चीज बता दें कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री की जो संख्या होती है वो लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अभी मैंने बताया कि जो मंत्री आते हैं, केंद्र में जो मंत्री आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। ठीक, लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इनकी टोटल संख्या, कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। एक और चीज है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री में से कोई भी मंत्री बन सकता है अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी। लेकिन इसके लिए शर्त ये भी है कि उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा, निर्वाचन द्वारा या मनोनीत द्वारा। ठीक, एक और हम चर्चा कर ले रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब ये कि अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी कि सरकार भंग हो जाएगी। और सामूहिक रूप से भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, कोई भी मंत्री कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। यानी कि कोई भी कार्य करेगा तो लोकसभा का कोई भी सदस्य उससे प्रश्न पूछ सकता है। जब हम लोकसभा में सत्र कैसे चलते हैं और जब सत्र चलते हैं तो कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे उसका संचालन होता है, उसके अंतर्गत हम बताएंगे कि जो मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनका प्रकार क्या होता है। फिर हम जान लेते हैं कार्यपालिका के बारे में। मैं एक दिन बताया था कि सरकार जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सरकार जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर सरकार बनी होती है। अब विधायिका क्या होता है? हमने बताया था कि जो विधि बनाता है, संसद में जो विधि बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। जो उस विधि का क्रियान्वयन करता है उसको कार्यपालिका कहते हैं। और जो न्याय करता है और न्याय के साथ साथ ये भी देखता है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान के अंतर्गत विधि बना रही है कि नहीं और कार्यपालिका संविधान के अंतर्गत कार्य कर रही है कि नहीं, ये ध्यान देती है न्यायपालिका। अब कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका और विधायिका को थोड़ा समझ लेते हैं। जितने भी सांसद होते हैं लोकसभा में,
जितने भी सांसद होते हैं सब विधायिका के अंतर्गत आते हैं, या राज्यसभा में जितने भी सांसद होते हैं वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? अभी हमने मंत्रिपरिषद पढ़ाया और मैंने बताया कि जो सरकार में निर्णय लिए जाते हैं या सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही किए जाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी मंत्रिपरिषद होता है वो कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। अब एक और चीज है, मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो या उप मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, ये कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका भी होते हैं। जब वो मंत्री किसी मंत्रालय में होते हैं, किसी मंत्रालय में कार्य कर रहे होते हैं, उस समय वो कार्यपालिका का कार्य करते हैं, और जब वो संसद में होते हैं तो उस समय वो विधायिका के भाग होते हैं। यानी कि कोई भी मंत्रिपरिषद के सदस्य कार्यपालिका और विधायिका एक साथ हो सकता है। जब कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय में होता है या मंत्रालय में कार्य कर रहा होता है उस समय वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा, और वही मंत्री जब संसद में कार्य कर रहा होता है उस समय वो विधायिका के अंतर्गत आएगा। तो हम जान लेते हैं कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं, ये किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, तो जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। यानी कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे। अब यहाँ एक और चीज है, अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होते हैं 5 या 6 साल के लिए ही होते हैं। अगर वो लोकसभा से आते हैं तो 5 साल के लिए, अगर राज्यसभा से आते हैं तो 6 वर्ष के लिए। यानी कुल मिला जुला के ये हुआ कि जो अस्थायी कार्यपालिका होता है वो कुछ समयों के लिए होते हैं, लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका होता है इससे ज्यादा समय के लिए आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सचिव आते हैं। अब सचिव क्या होते हैं? सचिव जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो 22-23 की उम्र में आईएएस बन जाते हैं, तो वो किसी न किसी मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। अब सचिव का कार्य क्या होता है? जो भी मंत्रालय होते हैं सबके एक प्रमुख सचिव होते हैं, जो मंत्रालय के प्रमुख को सलाह देते हैं या वो कहते हैं कि कोई भी कार्य किस तरह से किया जाए और कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा कार्य नहीं किया जाए। तो ये जो सचिव होते हैं, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और जो अस्थायी कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद आते हैं। लेकिन जो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं ये औपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं। तो कुल मिला जुला के ये हुआ कि जो मंत्रिपरिषद है वो ये अस्थायी कार्यपालिका होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका होती है। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें।